प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो विषय विज्ञान का मॉडल पेपर है, उसमें क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे। यह आपका कक्षा 10 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, जिसमें आपको परीक्षा में समय दिया जाएगा 2 घंटे और 45 मिनट। और जो पेपर होगा वो 80 नंबरों का होगा, तो पूर्णांक है इसका 80। बाकी इसमें सामान्य निर्देश दिए गए और हम अब देखते हैं जो विज्ञान विषय है उसका पहला वाला प्रश्न कौन सा है। देखो दोस्तों, इसमें पहला वाला प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तुम्हारे, यानी कि ऑप्शन वाले जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको सही पे चिन्ह लगाना है। इसमें पहला प्रश्न तुमको दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न दे रखा है, पादप कोशिकाओं में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पादप होता है उसमें दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें पहला तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जबकि इसमें पूछ रखा है कि भाई जो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो ध्यान रखना फ्लोएम होता है। इसके लिए जो अपना उत्तर रहेगा वो अ वाला ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो भोजन का वहन होता है वो पौधे में फ्लोएम करता है। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, जो जल का और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है या फिर वहन होता है उसका कार्य जाइलम करता है। तो ध्यान रखना, हमारे जो पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो दोस्तों, हमको बताना है कि मनुष्य में जो अमाशय तंत्र होता है वो किससे संबंधित होता है। तो ध्यान रखना, जो अमाशय होता है वो पोषण से संबंधित होता है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है अ वाला जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन होता है। जबकि जो एस्ट्रोजन जो दे रखा है वो स्त्रियों में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन होता है। जबकि स वाले ऑप्शन में जो इंसुलिन दे रखा है वो अगन्नास्य ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, जिसका कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना होता है। जबकि द वाले ऑप्शन में जो थायरॉक्सिन हार्मोन दे रखा है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और ये गले के सामने पाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। तो अपने तीसरे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो अ वाला ऑप्शन सही है, जिसका आंसर है जिब्रेलिन। चौथे वाले प्रश्न में दे रखा है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर है स वाला ऑप्शन ऑक्सिन। जबकि जो एब्सिसिक जो अम्ल होता है ये पादप हार्मोन होता है। जबकि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये पुरुषों में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन होता है। जबकि जो साइटोकाइनिन होता है ना, ये भी कोशिका विभाजन को प्रे, प्रेरित करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है स वाला ऑप्शन प्रकाश केंद्र कहते हैं। देखो ध्यान रखना दोस्तों, जो फोकस बिंदु होता है ना, वहां पर तो क्या है कि जो समांतर किरणें होती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात आकर मिलती है। आगे पांचवा क्वेश्चन के बाद में छठा वाला क्वेश्चन देखो।
छठे प्रश्न में दे रखा है प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अपना ए वाला ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद सातवें प्रश्न में देखते हैं विभवांतर को मापने का यंत्र। तो ध्यान रखना विभवांतर को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है वोल्टमीटर। तो ब वाला ऑप्शन सही रहेगा। जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को मापने में काम आता है। जबकि जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापने में काम आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पर, यह भी सही है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यह भी सही है। उसके ताप पर, तो यह भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। तो फिर द वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो तीनों पे ही निर्भर करता है। इसके बाद देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अब दे रखा है 90% में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना मोटर होती है। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जबकि जो जनित्र होता है इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है ये विभवांतर मापने में काम आता है। जबकि अमीटर विद्युत धारा को मापने में काम आता है। आगे दे रखा है यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों, जिसमें Fe2O3 इसकी अभिक्रिया कराई उन्होंने एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए और Fe आयरन लोहा बनाए। तो यहाँ पे उसने पूछा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो लोहा है वो कम क्रियाशील धातु है या फिर तत्व है। जबकि एल्यूमिनियम होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। इस कारण एल्यूमिनियम ने आयरन का विस्थापन कर दिया। तब यह जो अभिक्रिया होगी इसमें द वाला ऑप्शन सही रहेगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न। अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो औषधि है स वाला ऑप्शन सही रहेगा, एंटासिड। तो ध्यान रखना एंटासिड का उपयोग औषधि में किया जाता है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। अगर मान लो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर इसका लेप कर दिया जाए तो ये उनसे अभिक्रिया करने लग जाता है और हानिकारक पदार्थ बनाता है। इस कारण जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो अपना सही ऑप्शन स वाला रहेगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसके कारण जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, जिसका पहला प्रश्न दे रखा है नर में कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन वो नर में स्रावित किया जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त से सुरक्षा करता है। तो ध्यान रखना जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है दोस्तों। तो इसमें आएगा परावैंगनी किरण।
अगला चौथा प्रश्न दे रखा है, कोयला एवं पेट्रोलियम कौन से ईंधन के उदाहरण है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है दोनों। आगे दे रखा है प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं, क्योंकि हमको पता है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसमें आधी दूरी बता रखी है तो फोकस दूरी कहते हैं उसे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, वैसे तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, लेकिन विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। जबकि जो विद्युत ऊर्जा होती है जो हमारे घरों में आती है उसका जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। आगे प्रश्न संख्या 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है आपको। चलो पहला प्रश्न दे रखा है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पचित भोजन होता है इसका अवशोषण छोटी आंत के भाग क्षुद्रांत्र में होता है। तो छोटी आंत का जो भाग होता है क्षुद्रांत्र उसमें होता है। आगे दूसरा प्रश्न दे रखा है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो ध्यान रखना, जो मधुमेह रोग होता है ये हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पे ये वैसे तो ब्लड शुगर होता है, रक्तचाप होता है, तो ध्यान रखना उनकी वजह से इसमें। हाँ तो दोस्तों जो मधुमेह रोग होता है वो हार्मोन की कमी से हो। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न दे रखा है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो रसायन होता है इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बाकी और भी गैसें रहती है जिनका इसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो अभी उत्तर रहेगा वो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रहेगी। आगे दे रखा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वैसे तो ये पेड़ पौधे बचाने से और वन्य जीवों को के संरक्षण के लिए जरूरी है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो इसका जो पहला जो बांध था वो है फरक्का बांध, दूसरा बांध है टिहरी बांध। तो ये दो नाम याद रखने हैं आपको। बाकी छठा प्रश्न दे रखा है, एक बार देख लीजिए। अगला सातवां प्रश्न दे रखा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? आगे अगला प्रश्न दे रखा है, किसी परिपथ में धारा है या नहीं, किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, धारा प्रवाह को अपन अमीटर के द्वारा पता लगा लेते हैं। जबकि किस दिशा में है तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर का भी दोस्तों प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, धोने का सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जिसको ये उसका रासायनिक नाम होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर पीएच मान परिवर्तित हो जाता है। हाँ दोस्तों, जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, और इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से उसका पीएच मान कम हो जाता है। आगे 11वां प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? क्योंकि जो आश्रित जल होता है ना, इसमें
आयन क्या होते हैं, आयन स्वतंत्र नहीं रहते, जबकि जो वर्षा जल होता है इसमें आयनों का आयनों का विस्थापन होता है, यानी कि मुक्त आयन पाए जाते हैं इसमें। आगे 12वां प्रश्न दे रखा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। ध्यान रखना दोस्तों, इसको वैसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, जबकि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ध्यान रखना, इसके बनाने के लिए क्लोरीन गैस भी जरूरी होती है। तो ध्यान रखना, इसको वैसे प्रचलित जो नाम होता है इसका, ये नाम है ब्लीचिंग पाउडर। आगे प्रश्न देखते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 50 शब्द। पहला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका। तो देखना भाई दोस्तों, जो लार होती है वही जो भोजन होता है उसको गीला करने का काम करती है। तो इसको प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 5वां प्रश्न दे रखा है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रभावी लक्षण होता है ऐसा लक्षण होता है जो F1PD में अपने आप को प्रदर्शित करता है, जबकि जो नहीं कर पाता अपने आप को उसे अप्रभावी कहता है। एक संकर और द्वि संकर प्ररूप में लक्षण प्ररूप अनुपात लिखिए। तो ध्यान रखना, एक संकर में तो जो अनुपात होता है लक्षण प्ररूप वो होता है 3:1, जबकि जो द्विसंकर प्ररूप में जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है वो होता है दोस्तों 9:3:3:1। आगे अगला प्रश्न है, 7वां जीव निम्नीकरण किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके 2 नियम होते हैं, जबकि दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। 9वां प्रश्न दे रखा है, यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं। तो इसका जो पार्श्व क्रम से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे 10वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए और इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर IR। तो ये सूत्र भी याद रखना है और इसकी परिभाषा भी याद करनी है। ओम का नियम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद करना। आगे 11वें प्रश्न में दे रखा है, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र भी लिखिए। तो ये प्रश्न याद करना है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, वैसे तो खास तौर पे हम जंग से बचाने के लिए करते हैं दोस्तों, बाकी और इसके बारे में याद करना है। 13वां प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के जो परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जबकि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं ना उस विधि का नाम होता है दोस्तों हिट एंड ट्रायल विधि, या फिर हम कहते हैं अनुमान विधि। 2 नाम है इसके, तो ध्यान रखना, हिट एंड ट्रायल विधि। अगला 14वां प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। 15वां प्रश्न दे रखा है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। 16 प्रश्न दे रखा है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु उष्मा के संचालक होते हैं और आवश्यक चित्र भी बनाइए। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से 20 के उत्तर लिखिए और शब्द सीमा 100 शब्द।
पहला प्रश्न दे रखा है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता। अगला 8वां प्रश्न दे रखा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी तो रक्तहीनता हो जाएगी, तब जो रोग होता है उसे अपन एनीमिया कहते हैं। तो शरीर में हीमोफीलिया की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। बाकी और इसके बारे में पढ़ लेना आप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 18वां प्रश्न है समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं। चित्र बनाइए, यह आपका पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, याद करना है। जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जो जीवों के जो अवशेष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म। चित्र भी बनाइए। अगला प्रश्न है 19वां, देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। अगला 8वां प्रश्न दे रखा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के दो उपयोग लिखिए। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। आगे 20वां प्रश्न दे रखा है जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए और इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया और चित्र भी बनाइए। अगला 8वां प्रश्न दे रखा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्योंकि जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन कर देता है, इस कारण इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है दोस्तों। इसका चित्र भी बनाना है। आगे खंड द निबंधात्मक प्रश्न दे रखे। प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 250 शब्द। 21वें प्रश्न का पहला प्रश्न दे रखा है सिनेप्स किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न दे रखा है तंत्रिका कोशिका की कार्य बताइए। अगला तीसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 8वां में दे रखा है प्रश्न जिसका पहला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दूसरा प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण लिखिए और तीसरा प्रश्न है मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। तो मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है इसमें। आगे 22वां प्रश्न देखो, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपाटी को समझाइए। तो चिन्ह परिपाटी को समझाना है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब को 2f1 व f2 के बीच रखा जाता है। तो ये तुम्हारे प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। तो पूरे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के हैं जो आपको याद भी करना है। आगे 8वां में जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार पर टिप्पणी लिखिए। बाकी 23वां प्रश्न दे रखा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाइए। अगला प्रश्न दे रखा है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए तथा एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए
संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस तरह से हमको दोस्तों पूरे विज्ञान में मॉडल पेपर के 23 प्रश्न दे रखे। आप सभी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें